हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक को शुरू किया जाए, तो इसलिए यूजीसी नेट जेआरएफ में हिस्ट्री टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री विषय को लेकर के। और आज का हमारा जो टॉपिक है राइज ऑफ मगध एम्पायर, इससे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यह हिस्ट्री के यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में मेंशंस है मगध एम्पायर के बारे में, और प्रश्न आते रहते हैं जिसको कई पार्टों में करके देखा जाएगा। आज पार्ट 1 की शुरुआत है। इस राइज ऑफ मगध एम्पायर अर्थात मगध साम्राज्य का उदय के संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखेंगे, और इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख बिंदु हैं, जहां से परीक्षा उपयोगी जो चीज़ें हैं, परीक्षोपयोगी चीज़ों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट तथ्य और फैक्ट्स हैं उनकी बात हम करेंगे, जिसको आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ में जो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन आ रहा है उसको देखना है, जिससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट स्क्रीन के पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा। तो जो आज हम राइज ऑफ मगध एम्पायर की बात कर रहे हैं, इसमें जो मुख्य है, अगर हम मगध राज्य के उदय की बात करें तो 3 राजवंश जो हैं उनकी प्रमुख भूमिका आती है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो मुख्य रूप से इन्हीं तीनों राजवंशों की संक्षिप्त में परीक्षोपयोगी बातें हम करेंगे, जहां से प्रायः परीक्षा में नेट जेआरएफ या हिस्ट्री से आप पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, या सामान्य अध्ययन में, जनरल नॉलेज में, सामान्य ज्ञान में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उन बिंदुओं की बात करें तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का जो उदय है उससे, तो मगध साम्राज्य का जो उदय है वह वर्तमान में जो बिहार प्रांत, बिहार राज्य है, वहाँ से माना जाता है। और ये बिहार प्रांत के पटना ज़िला और गया ज़िला में स्थित था, कि जो मगध एम्पायर था वो मुख्य रूप से आज जो वर्तमान में गया और पटना ज़िला के नाम से डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो गया और पटना दोनों ही ज़िला में मगध साम्राज्य का जो है क्षेत्र विस्तृत था। अगर इसकी चार दीवारी की बात करें, अर्थात जो मगध साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र की बात करें, तो बिहार के उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत है वहाँ तक, और पश्चिम में सोन तथा पूर्व में चंपा नदी तक स्थित है। अर्थात बिहार की जो इसकी मगध साम्राज्य की जो चौहद्दी है वह उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में सोन और पूर्व में चंपा नदी तक स्थित मानी जाती है। प्रारंभ में मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गृहब्रज के नाम से जानी जाती थी। गृहब्रज या उसी को राजगृह भी कहा जाता है। आज वर्तमान बिहार में यह जिला जो है राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है, वही राजगृह कहलाती थी उस समय। और ये माना जाता है कि ये जो मगध साम्राज्य है, सत्ता के संघर्ष में जो उत्तर भारत के उस समय के तत्कालीन जो 4 शक्तिशाली राजतंत्रीय शासन थे, उन राज्यों के सत्ता संघर्ष के कारण जो अंतोगत्वा जो है, जो मगध क्षेत्र था, मगध साम्राज्य थे, वो सफल रहे थे, और वहाँ से मगध साम्राज्य का उदय होता है, मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मगध साम्राज्य के उदय और स्थापना के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे।
कि एक तो जो जैसा कि क्षेत्र मैंने कहा कि गंगा और विंध्य के बीच का क्षेत्र, और अगर डिस्ट्रिक्ट लें तो पटना जिला और गया जिला के मध्य का यह मगध साम्राज्य विस्तारित था। तो यह जो यहाँ की जो नदियाँ थी, विशेषकर गंगा और सोन और चंपा और विंध्य पर्वत, इन श्रेणियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। तो इस कारण से यहाँ पर बाह्य आक्रमण अपेक्षाकृत बाह्य आक्रमणों की दृष्टि से सुरक्षित था। तो ये भी एक रीजन माना जाता है मगध साम्राज्य के इन क्षेत्रों में उदय होने का, कि एक आक्रमणकारियों से सुरक्षित क्षेत्र भी रहा है, जो समटाइम कथन कारण वाले प्रश्न में आपको दे दिया जाता है। अगर आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो कथन कारण और रीजन के रूप में भी इतिहास के अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। तो इसलिए थोड़ी स्टोरी मैं बता रहा हूँ, भले ही सुनने में थोड़ा ये लगे, लेकिन जब इस विस्तृत रूप से स्टोरी को सुनेंगे तो कार्य कारण जो ए और बी कथन एंड कारण करके जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने में आपको सहायता मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा पेशेंसली ध्यान से सुनिएगा और पूरी स्टोरी को सुनिएगा, जिससे कि प्रश्नोत्तरी हल करने में आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत और परेशानी ना हो। दूसरी जो कारण माना जाता है मगध साम्राज्य के उदय का, कि ये जो क्षेत्र था एक उर्वर भूमि थी। तो उर्वर भूमि के कारण भी यहाँ पर इस साम्राज्य का उदय हुआ, और चूँकि यह मगध उत्तर पूर्व का राजमार्ग स्थित था, इसलिए यहाँ से यह व्यापार का केंद्र बनना भी आसान था। इस कारण भी रहा मगध साम्राज्य के उदय का। और एक और कारण जो रहा था कि जो उस समय के जो कुछ महत्वाकांक्षी शासक थे, सैनिक थे, विचार थे, दार्शनिक थे, उनका योगदान भी मगध साम्राज्य के उदय में रहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों, तो जो मगध साम्राज्य का उदय हुआ या मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, उसमें कुछ प्रमुख राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। तो एक नज़र आप अपने स्क्रीन पे डालिए, जैसा कि आपको दिख रहा है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो मुख्य रूप से इन तीनों राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर के उत्थान में, उदय में। तो अब हम एक एक करके इसकी संक्षिप्त कहानियाँ, स्टोरियाँ देखेंगे। कि जैसे पहला है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश अगर हम देखें मगध साम्राज्य के उदय में, तो जो आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा है कि हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का संक्षिप्त इतिहास समझेंगे, उस समय की कुछ परिस्थितियाँ समझेंगे, जिससे कि परीक्षा में आपको प्रश्न को हल करने के लिए सहायता मिल सके। तो हर्यक वंश अगर देखें तो हर्यक वंश के शासकों में जो प्रमुख रहे हैं, और इसका जो संस्थापक माना जाता है, हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। प्रायः प्रश्न में पूछे जाते हैं, या इसको सुमेलित करने वाले में प्रश्न दिया जाता है कि राजवंशों के नाम, राजाओं के नाम या उसके संस्थापक के नाम दिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार था। और हर्यक वंश में दो प्रमुख शासकों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। तो इन दोनों को संक्षिप्त में हम हर्यक वंश के अंतर्गत देखेंगे। अगर तो इस हर्यक वंश के दो प्रमुख शासकों की चर्चा यहाँ की जाएगी, बिंबिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक महान प्रतापी शासक, राजा के रूप में, शासक के रूप में माना जाता है बिंबिसार। उसने बहुत कम आयु में सिंहासन धारण कर लिया था, और जो बिंबिसार की जो राज्य विस्तार की नीति थी उसमें दो प्रमुख था, एक तो वैवाहिक संबंध के द्वारा और दूसरा था विजय के द्वारा।
तो अगर बिंबिसार की राज्य विस्तार की नीति को देखा जाए तो उसमें वैवाहिक संबंध और विजय यानी लड़ाइयाँ युद्ध के द्वारा राज्यों का विस्तार करना प्रमुख रहा था। बिंबिसार की राजनीति जो है, अगर साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये उसका जो विजय नीति थी कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके और उसको अपने राज्य में मिला लेता था। बिंबिसार से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाएं जो है वह महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि बिंबिसार महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों से उनका एक घनिष्ठ संबंध रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे जैन ग्रंथ हैं उनमें महावीर का शिष्य और बौद्ध ग्रंथ हैं जो गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में बिंबिसार को बतलाया गया है। महावंश के अनुसार 52 वर्ष और पुराणों के अनुसार 24 वर्ष तक इसने शासन किया। जीवक उसके राज्य का एक प्रमुख राजवैद्य था। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये और इम्पॉर्टेंट भी है कि बिंबिसार का जो प्रमुख राजवैद्य था उसका नाम क्या था, तो जीवक। यानी जीवक क्या है, जीवक उस समय का राज्य वैद्य था जो बिंबिसार के राजवैद्य के रूप में जाना जाता था, जीवक। तो जीवक को याद रखिएगा कि जीवक बिंबिसार का राज्य वैद्य था। अगर हर्यक वंश की समाप्ति की बात देखें तो उसी का पुत्र अजातशत्रु मगध साम्राज्य पे शासन किया और उसने अपने पिता की हत्या करके वह मगध का साम्राज्य बना। तो जो इसका हर्यक वंश के चरमोत्कर्ष पर जब था तो अजातशत्रु शासन में आया और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरह है वह की अवंती और चंद्रप्रदोत के आक्रमण से सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था इसने किया था अजातशत्रु ने। और उसने वह जो उसका पिता था, जो अजातशत्रु का पिता बिंबिसार, तो पिता के समान वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रशंसक के रूप में अजातशत्रु को भी देखा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में अगर हम देखें तो प्रथम बौद्ध संगति अधिवेशन हुआ था और उसने एक विशाल सभा और भवन का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और मिलान करने वाले में, मैच करने वाले में या वन लाइनर प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, जो मगध साम्राज्य का एम्पायर था अजातशत्रु, उसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई है। बौद्ध संगति 4 हुई है जिसकी हम अलग अलग समय पर आने वाली वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। तो उन बौद्ध संगतियों से प्रश्न पूछा जाता है जिसकी डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चूँकि यहाँ अजातशत्रु की बात हम कर रहे हैं तो इसलिए अजातशत्रु से जुड़ा एक फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है प्रथम बौद्ध संगति, जहाँ से प्रश्न पूछते हैं उसको याद रखिएगा। अजातशत्रु के बाद जो उसका पुत्र था अजातशत्रु का, उसका नाम था उदयन। वो मगध के राज्य पर सिंहासन पे बैठा और वह भी जो एक साम्राज्यवादी शासक था, उसने सोन, गंगा संगम इत्यादि जगहों पे शासन किया और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, उदयन। अब यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था। तो उदयन और उदयन क्या है, उदयन अजातशत्रु का पुत्र है जो मगध के सिंहासन पे बैठा था। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन फैक्ट चीज़ें हैं कि पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है, पाटलिपुत्र वर्तमान में उसको पटना कहा जाता है। तो यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या था,
या पाटलिपुत्र की निम्नलिखित शहरों में से किसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो पटना है। जो उस समय मगध साम्राज्य के समय जो हम पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, जो मगध की राजधानी बनाया था उदयन ने, तो वह पाटलिपुत्र आज के वर्तमान समय का पटना है। तो यहाँ से भी प्रश्न, खास करके बिहार में जो परीक्षाएं होती है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती है, बिहार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, या शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, या स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो होते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से, गौर से अपना ध्यान में रखिएगा। प्रश्नों को हल करने के लिए कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें हर्यक वंश की बात, तो संक्षिप्त में हमने कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात किया जो जहाँ से प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मगध साम्राज्य, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन और पाटलिपुत्रा को लेकर के। नेक्स्ट आगे हम मगध साम्राज्य की राजवंश की बात के ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वह है शिशुनाग वंश, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि शिशुनाग वंश के महत्वपूर्ण तथ्य और इतिहास। शिशुनाग वंश क्या था कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का शासकों का शासन आया। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न कभी कभी यही दिया जाता है कि आपको क्रमबद्ध ढंग से मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन वंश का क्रम सही है। तब यहाँ पर क्रम क्या बनेगा कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एंड देन नंद वंश। तो इसको उल्टे पुल्टे क्रम में दे दिए जाते हैं या कोई और वंश का नाम दिया जाता है। तो आपको एक सीक्वेंस और क्रमबद्धता की भी ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध में कैसे है। तो हर्यक वंश के पश्चात आता है मगध के साम्राज्य पर वो शिशुनाग वंश आता है, और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसीलिए इस वंश का नाम भी शिशुनाग जो है, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो संभवतः हर्यक वंश के अंतिम शासन काल में, जो हर्यक वंश था इससे पहले का वंश, उसके शासन काल में ये शिशुनाग जो था वो बनारस का गवर्नर था और उसने मगध में विस्तार की नीति भी अपनाई थी। तो इस तरह से शिशुनाग वंश का आगमन होता है। और उसके बाद शिशुनाग वंश के शासन काल में ही काकवर्ण के शासन काल में, जब शिशुनाग वंश का शासन था, तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। तो जैसा कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उसी तरह से द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई वह हुआ ये इस शिशुनाग वंश के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति, और वो कहाँ हुआ? वैशाली में। वैशाली बिहार में एक ज़िला है, तो वहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जो पटना से सटे डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये कुछ फैक्चुअल्स ऐतिहासिक चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो आता है शिशुनाग वंश के बाद वह आता है नंद वंश, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारे पिक्टोरियल्स चीज़ दिए हुए हैं जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाया गया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ से एक तो ये नंद वंश का शासक जो आता है, तो नंद राजवंश की शुरुआत होती है, हर्यक शिशुनाग वंश का अंत करके महापद्मनंद ने मगध पर अधिकार कर लिया और नंद वंश की स्थापना इसी के द्वारा माना जाता है कि ये जो महापद्मनंद हैं उसने नंद वंश की स्थापना किया था। और ऐसा ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि ये महापद्मनंद का जो जन्म है एक शूद्र माता के गर्भ से हुआ है, इसलिए महापद्मनंद को प्रथम शूद्र सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही तथ्यात्मक फैक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि मगध साम्राज्य में या भारतीय इतिहास में अगर हम देखें
तो जो शूद्र सम्राट कौन था, जो बहुत ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता है, तो प्रथम शूद्र सम्राट जो कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हाईलाइटेड दिखाया गया है कि प्रथम शूद्र सम्राट कौन था, तो वो था महापद्मनंद, जो कि मगध साम्राज्य के प्रतापी राजाओं में आता है और नंद वंश का संस्थापक भी यही रहा था। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। और ये जो प्रथम शूद्र सम्राट कौन हुआ था, तो महापद्मनंद था। और इसको इसलिए कहा जाता है शूद्र सम्राट क्योंकि कुछ ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, पुराण हैं, जहाँ पर इस चीज़ की चर्चा मिलती है कि इसका जन्म शूद्र माता के गर्भ से हुआ था, तो इसलिए इस रूप में इसे कहा जाता है। महाबोधिवंश के अनुसार नंद वंश का संस्थापक, और अगर अलग उक्तियों में देखेंगे तो उग्रसेन को माना जाता है। यहाँ महापद्मनंद एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता भी था, इसीलिए कहा जाता है महापद्मनंद को चक्रवर्ती सम्राट। तो यह प्रथम शूद्र और चक्रवर्ती सम्राट था नंद वंश का जो संस्थापक था। इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हैं कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि कलिंग नंद साम्राज्य में सम्मिलित था, कि कलिंग जो उस समय आप इतिहास में पढ़े होंगे, या नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम कलिंग युद्ध के बारे में। और हाथी का गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल के द्वारा है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये ज्ञात होता है तो कि कलिंग साम्राज्य में सम्मिलित था। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो धनानंद था। अगर नंद वंश की ओर आगे की इन्फॉर्मेशन के रूप में बढ़ें तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि नंद वंश का इतिहास में कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। अब यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, या इनके क्रमबद्ध में सीक्वेंस करने के लिए भी राजवंशों के नाम, राजा और शासकों के नाम दे दिया जाता है, उनसे सीक्वेंस मिलाने के लिए कहा जाता है। तो महापद्मनंद जो है यह नंद वंश का संस्थापक है, और जो नंद वंश का अंतिम संस्थापक है वह धनानंद है। और ऐसा कहा जाता है कि जो नंद वंश की जो समाप्ति हुई वह चंद्रगुप्त मौर्य प्लस चाणक्य, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस चाणक्य जो लिखा हुआ है, तो इसको आप अपने मस्तिष्क में याद करिएगा, अपने स्मरण में, कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर के ही नंद वंश की समाप्ति किया था। तो ये नंद वंश को समाप्त करने वाला कौन है, उसमें दोनों ने मिलकर किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। परीक्षा में अगर ऑप्शंस में आपको चाणक्य नहीं होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया था, ख़त्म किया था। चूँकि आगे के नंदवंशीय शासक जो बहुत लोकप्रिय नहीं हुए थे, तो इसलिए चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिल करके नंद वंश के इतिहास को, नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इसकी अगर ऐतिहासिक शुरुआत की देखें, कुछ शासनकाल ईस्वी के रूप में अगर देख लें, तो जो नंद वंश का शासनकाल साम्राज्य जो रहा है वह है 344 ईसा पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक। और इसका संस्थापक कौन था, महानंदी और महापद्मनंद, धनानंद, ये इसके सीक्वेंस में जो दिया है आपके नंदवंश के शासकों का, इनका रोल रहा है, अति महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो अगर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मुग़ल साम्राज्य के उदय का जो पार्ट 1 में 3 साम्राज्यीय शासकों का जो महत्वपूर्ण वंश का अगर कहें कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के साम्राज्य
और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझें तो इतना महत्वपूर्ण आता है, जिसके द्वारा आप अपने मगध साम्राज्य के उदय और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में आपको मदद या आसानी मिल सकती है। दोस्तों, इतिहास के अगर प्रीवियस ईयर के अगर प्रश्न पत्रों को देखते होंगे तो इसके प्रश्न में पूछने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वह एक तो कार्य कथन कारण के रूप में आता है, मैचिंग के रूप में आता है, क्रमबद्धता की श्रेणीबद्धता क्रमबद्धता के रूप में आता है, तो ईस्वी सन या शासक राजाओं के रूप में दे दिया जा सकता है। इसमें जो हमने प्रथम बौद्ध संगति की बात की, द्वितीय बौद्ध संगति की बात की, अजातशत्रु की बात किया, बिंबिसार की बात किया, यहाँ से क्रमबद्धता के रूप में कौन संस्थापक है, कौन अंतिम शासक है, किसके बाद कौन शासन आया, इस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और एक जो शुरुआत में जो हमने बताया मगध साम्राज्य के उदय के पीछे जो कुछ कारण कि क्या उसके उदय के कारण रहे थे, तो वहाँ से कथन कारण वाले प्रश्न में आपको आ जाता है। फिर कुछ इन राजाओं के नाम दे करके उनके कुछ अभिलेखों से जहाँ से जानकारियाँ प्राप्त हो रही है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इससे आपको एक महत्वपूर्ण और बेसिक समझ आपको इस मगध साम्राज्य के उदय और उसके जो आरंभिक शासक जो थे, जिसमें 3 प्रमुख राजवंशों की बात हमने किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और उनसे जुड़े हुए शासकों, तो आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे विराम देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इसी तरह से हम इतिहास विषय पर भी UGC NET JRF के लिए वीडियो लाते रहेंगे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जो कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ होगा आपके सामने अवश्य आते रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने एक और नई शुरुआत की है कि जो हमारे चैनल पे एक नया शुरू होगा वह होगा NCERT पॉइंटर्स एग्जामिनेशन एक्सप्रेस। तो उसको देखना नहीं भूलिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जो NCERT पॉइंटर्स और एग्जामिनेशन एक्सप्रेस होगा वह मूल रूप से NCERT की पुस्तकों पे बेस्ड होगा, आधारित होगी, जो आपके विभिन्न तरह की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा। इतिहास विषय के साथ साथ अन्य विषयों में भी यह उपयोगी होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।